गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख विकासों में से एक 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का गठन था। आसियान और भारत के बीच संबंध परस्पर विरोधी थे। भारत आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन SEATO से जुड़ा हुआ मानता था और इसलिए इसे एक अमेरिकी समर्थक संगठन के रूप में देखा जाता था। अपनी ओर से आसियान देश वियतनाम कांग्रेस के प्रति गांधी की सहानुभूति और USSR के साथ भारत के मजबूत संबंधों से नाखुश थे। इसके अलावा क्षेत्र में गांधी की योजनाओं के बारे में भी आशंकाएं थीं, खासकर तब जब भारत ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने और बांग्लादेश को एक संप्रभु देश के रूप में उभरने में बड़ी भूमिका निभाई। 1974 में परमाणु हथियार क्लब में भारत के प्रवेश ने भी तनाव में योगदान दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में गांधी द्वारा ZOPFAN घोषणा के समर्थन और क्षेत्र में पाकिस्तानी और अमेरिकी हार के बाद सीटो गठबंधन के विघटन के बाद ही संबंधों में सुधार होना शुरू हुआ। फिर भी पुनः एकीकृत वियतनाम के साथ गांधी के घनिष्ठ संबंध और 1980 में वियतनाम द्वारा स्थापित कंबोडिया सरकार को मान्यता देने के उनके फैसले का मतलब था कि भारत और आसियान एक व्यवहार्य साझेदारी विकसित करने में असमर्थ थे। 26 सितंबर 1981 को गांधी को फिजी में दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय में लोकाला ग्रेजुएशन में डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। हालांकि स्वतंत्र भारत को शुरू में विभिन्न अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलनों के चैंपियन के रूप में देखा गया था। राष्ट्रमंडल देशों के साथ इसके सौहार्दपूर्ण संबंध और पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश नीतियों के बारे में इसके उदार विचारों ने तीसरी दुनिया में विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों के कट्टर समर्थक के रूप में इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया था। केन्या और अल्जीरिया में उग्रवादी संघर्षों की भारतीय निंदा चीन के बिल्कुल विपरीत थी, जिसने अफ्रीकी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया था। श्वेत संकट में नेहरू की भूमिका के बाद एक उच्च कूटनीतिक बिंदु पर पहुंचने के बाद भारत का अफ्रीका से अलगाव लगभग पूरा हो गया था, जब केवल 4 देशों इथियोपिया, केन्या, नाइजीरिया और लीबिया ने भारत और चीन युद्ध के दौरान उसका समर्थन किया था। 1962 गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन राज्यों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार किया गया जिन्होंने भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का पक्ष लिया था। गांधीजी ने अफ्रीका और भारत विकास सहयोग स्थापित करने के लिए केन्याई सरकार के साथ बातचीत शुरू की। भारत सरकार ने अपने घटते भू रणनीतिक प्रभाव को पुनः प्राप्त करने में मदद के लिए अपने नीतिगत लक्ष्यों के ढांचे के भीतर अफ्रीका में बसे भारतीयों को लाने की संभावना पर भी विचार करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने अफ्रीका में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत का राजदूत घोषित किया। एशियाई समुदाय को भारतीय कूटनीति में शामिल करने के प्रयास, हालांकि कुछ हद तक भारतीयों की राजनीतिक रूप से असुरक्षित माहौल में रहने की अनिच्छा के कारण और अफ्रीकी भारतीयों के ब्रिटेन में पलायन के कारण विफल हो गए। 1968 में राष्ट्रमंडल आप्रवासी अधिनियम युगांडा में अफ्रीकी भारतीय समुदाय को ईदी अमीन की सरकार के तहत उत्पीड़न और अंततः निष्कासन का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक में विदेश और घरेलू नीति की सफलताओं ने गांधी को अफ्रीकी राज्यों की नज़र में भारत की छवि को फिर से बनाने में सक्षम बनाया। 170 पाकिस्तान पर विजय और भारत के पास परमाणु हथियार होने से भारत की प्रगति की डिग्री का पता चला। 170 इसके अलावा 1971 में भारत सोवियत संधि के समापन और पूर्वी पाकिस्तान संकट के चरम पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने परमाणु सशस्त्र टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी में भेजने की धमकी ने भारत को सक्षम बनाया था। अपनी साम्राज्यवाद विरोधी छवि पुनः प्राप्त करें। गांधीजी ने अफ्रीका में भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी हितों को सोवियत संघ के हितों से मजबूती से जोड़ा। नेहरू के विपरीत उन्होंने खुले तौर पर और उत्साहपूर्वक अफ्रीका में मुक्ति संघर्षों का समर्थन किया। उसी समय सोवियत संघ के साथ लगातार झगड़ों के कारण अफ्रीका में चीनी प्रभाव कम हो गया था। इन विकासों ने अफ्रीका में भारत की गिरावट को स्थायी रूप से रोक दिया और इसकी भू रणनीतिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करने में मदद की। राष्ट्रमंडल मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों का एक स्वैच्छिक संघ है। गांधीजी के सत्ता में रहने के दौरान भारत ने अधिकांश सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। 1980 के दशक में उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री पीरे ट्रूडो, जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कोंडा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू के साथ राष्ट्रमंडल के स्तंभों में से एक माना जाता था। गांधीजी के नेतृत्व में भारत ने 1983 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की।
गांधी ने इन बैठकों का उपयोग सदस्य देशों पर रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका के साथ आर्थिक, खेल और सांस्कृतिक संबंधों में कटौती करने के लिए दबाव डालने के लिए एक मंच के रूप में किया। राष्ट्रमंडल मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों का एक स्वैच्छिक संघ है। गांधीजी के सत्ता में रहने के दौरान भारत ने अधिकांश सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। 1980 के दशक में उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री पीरी ट्रूडो, जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कोंडा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू के साथ राष्ट्रमंडल के स्तंभों में से एक माना जाता था। गांधीजी के नेतृत्व में भारत ने 1983 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की। गांधी ने इन बैठकों का उपयोग सदस्य देशों पर रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका के साथ आर्थिक, खेल और सांस्कृतिक संबंधों में कटौती करने के लिए दबाव डालने के लिए एक मंच के रूप में किया। गांधी ने अपनी युवावस्था के दौरान कई वर्ष यूरोप में बिताए और वहां उनकी कई मित्रताएं बनी। अपने प्रीमियरशिप के दौरान उन्होंने पश्चिम जर्मन चांसलर विली ब्रांट और ऑस्ट्रियाई चांसलर ब्रूनो क्रेस्की जैसे कई नेताओं के साथ दोस्ती बनाए। रूढ़िवादी प्रधानमंत्रियों एडवर्ड हीथ और मार्गरेट थेचर सहित कई ब्रिटिश नेताओं के साथ भी उनके करीबी कामकाजी संबंध रहे। गांधी के शासनकाल में भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध और गहरे हुए। इसका मुख्य कारण यूएसएसआर के प्रतिद्वंद्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का पाकिस्तान के प्रति कथित पूर्वाग्रह था। हथियारों की आपूर्ति में सोवियत संघ के समर्थन और संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाने से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान पर जीत हासिल करने और उसे मजबूत करने में मदद मिली। युद्ध से पहले गांधीजी ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। वे भारत द्वारा 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण से नाखुश थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शीत युद्ध के कारण आगे की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। गांधी अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण से नाखुश थे, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों की गणना ने उन्हें सोवियत संघ की कठोर आलोचना करने से रोक दिया। गांधी जी के शासनकाल के दौरान सस्ते ऋण और डॉलर के बजाय रुपयों में लेनदेन की पेशकश करके सोवियत संघ मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। आसान व्यापार सौदे गैर सैन्य वस्तुओं पर भी लागू होते हैं। गांधी के नेतृत्व में 1980 के दशक की शुरुआत तक सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था। इंदिरा गांधी के प्रशासन के दौरान कभी कभी गांधी की कीमत पर सोवियत खुफिया भारत में शामिल थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रस्तावना में 1981 तक सोवियत ने ऑपरेशन संपर्क शुरू किया था, जो एक जाली दस्तावेज पर आधारित था, जिसमें आईएसआई द्वारा सिख आतंकवादियों को प्रदान किए गए हथियारों और धन का विवरण शामिल था, जो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। नवंबर 1982 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ के नेता यूरी एंड्रोपोव ने पंजाब में धार्मिक अशांति फैलाने और एक स्वतंत्र खालिस्तान के निर्माण को बढ़ावा देने की आईएसआई योजनाओं का विवरण देने वाले पाकिस्तानी खुफिया दस्तावेजों को तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सिख राज्य पंजाब में सेना भेजने का इंदिरा गांधी का निर्णय सोवियत द्वारा सिखों के लिए गुप्त सीआईए समर्थन के संबंध में प्रदान की गई जानकारी को गंभीरता से लेने पर आधारित था। मित्रोखिन आर्काइव के अनुसार सोवियत ने नई दिल्ली रेजिडेंसी में एजेंट एस नाम के एक नए भर्ती व्यक्ति का इस्तेमाल किया, जो इंदिरा गांधी के करीबी थे, उन्हें गलत सूचना देने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में। एजेंट एस ने इंदिरा गांधी को खालिस्तान साजिश में पाकिस्तानी संलिप्तता दिखाने वाले झूठे दस्तावेज मुहैया कराए। केजीबी को विश्वास हो गया कि वो सीआईए और उनके खिलाफ पाकिस्तानी साजिशों की मनगढ़ंत रिपोर्टों के साथ इंदिरा गांधी को अनिश्चित काल तक धोखा देना जारी रख सकता है। 1983 में मॉस्को की यात्रा के दौरान सोवियत ने राजीव गांधी को समझाया कि सीआईए पंजाब में तोड़फोड़ में लगी हुई थी। जब राजीव गांधी भारत लौटे तो उन्होंने इस बात को सच बताया। इंदिरा गांधी द्वारा सीआईए और पाकिस्तान दोनों द्वारा उत्पन्न खतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए केजीबी जिम्मेदार था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को सुविधाजनक बनाने में केजीबी की इस भूमिका को सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वीकार किया था, जिन्होंने 1992 में कहा था, केजीबी द्वारा संत भिंडरावाले के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार और भारत की कांग्रेस पार्टी द्वारा संसद के अंदर दोहराए जाने के कारण 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार आवश्यक हो गया था। मित्रोखिन संग्रह के बाद एक रिपोर्ट ने भी इंदिरा गांधी के बारे में कुछ ऐतिहासिक विवाद पैदा किया। भारत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सरकार से विदेशी खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर एक श्वेत पत्र और आरोपों पर न्यायिक जांच का अनुरोध किया। भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने पुस्तक को शुद्ध सनसनीखेज, जो कि तथ्यों या रिकॉर्ड पर दूर दूर तक आधारित नहीं है, कहा और बताया कि यह पुस्तक सोवियत संघ के आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित नहीं है।
लालकृष्ण आडवाणी ने इसलिए उठाई आवाज क्योंकि इस किताब में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वानो कोडनेम केजीबी के साथ संबंधों के बारे में लिखा गया है। केजीबी का भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोड नाम वानो से सीधा संबंध होने का आरोप लगाया गया था। कहा जाता है कि नोटों से भरे सूटकेस नियमित रूप से प्रधानमंत्री के घर ले जाए जाते थे। बताया जाता है कि पूर्व सिंडिकेट सदस्य एस.के. पाटिल ने कहा था कि श्रीमती गांधी ने सूटकेस भी वापस नहीं किए थे। भारतीय मीडिया में एक व्यापक पदचिह्न का भी वर्णन किया गया था। केजीबी फाइलों के अनुसार 1973 तक इसके पेरोल पर 10 भारतीय समाचार पत्र थे, जिन्हें कानूनी कारणों से पहचाना नहीं जा सकता, और साथ ही इसके तहत एक प्रेस एजेंसी भी थी। नियंत्रण 1972 के दौरान केजीबी ने भारतीय समाचार पत्रों में 3789 लेख प्रकाशित करने का दावा किया, शायद गैर कम्युनिस्ट दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक। इसकी फाइलों के अनुसार 1973 में ये संख्या गिरकर 2760 हो गई, लेकिन 1974 में 4486 और 1975 में 5510 हो गई। मित्रोखिन ने अनुमान लगाया कि कुछ प्रमुख नाटो देशों में सक्रिय उपाय अभियानों के बावजूद केजीबी इससे थोड़ा अधिक पौधे लगाने में सक्षम था। 1% लेख जो इसने भारतीय प्रेस में रखे। 1966 में जब गांधी सत्ता में आए, तब लिंडन जॉनसन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उस समय भारत खाद्य सहायता के लिए अमेरिका पर निर्भर था। गांधी ने भारत को अमेरिका द्वारा समर्थित नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल की जा रही खाद्य सहायता की अमेरिकी नीति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परमाणु हथियारों के अप्रसार (NPT) पर संधि पर हस्ताक्षर करने से भी दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेने के कारण अमेरिका के साथ संबंध बुरी तरह तनावपूर्ण हो गए थे। निक्सन ने राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से गांधी का तिरस्कार किया। 1981 में वैश्विक गरीबी पर चर्चा के लिए आयोजित उत्तर दक्षिण शिखर सम्मेलन में गांधी पहली बार राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मिले। उन्हें उनके लिए राक्षस के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन उन्हें वो आकर्षक लगी और उनके साथ काम करना आसान था, और 1980 के दशक में उनके प्रीमियर के दौरान उनके बीच घनिष्ठ कामकाजी संबंध बन गए। गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 पंचवर्षीय योजनाओं की अध्यक्षता की, जिनमें से 2 अपने लक्षित विकास को पूरा करने में सफल रहीं। इस बात पर काफी बहस चल रही है कि गांधी सैद्धांतिक तौर पर समाजवादी थे या राजनीतिक स्वार्थवश। सुनंदा के दत्ता रे ने उन्हें बयानबाजी में माहिर, अक्सर नीति से अधिक आसन के रूप में वर्णित किया, जबकि द टाइम्स के पत्रकार पीटर हेजलहर्स्ट ने प्रसिद्ध रूप से चुटकी लेते हुए कहा कि गांधी का समाजवाद स्वहित से थोड़ा सा बचा हुआ था। आलोचकों ने साम्यवाद के प्रति उनके रुख के विकास में विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित किया है। 1950 के दशक में गांधीजी को उनके कम्युनिस्ट विरोधी रुख के लिए जाना जाता था। मेघनाथ देसाई ने उन्हें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का अभिशाप भी बताया था। फिर भी बाद में उन्होंने नक्सलियों को तोड़ने के लिए सेना का उपयोग करते हुए भी भारतीय कम्युनिस्टों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। इस संदर्भ में गांधी पर अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोकलुभावन नीतियां बनाने का आरोप लगाया गया। वो 1960 के दशक के उत्तरार्ध जैसे राजनीतिक असुरक्षा के समय में वामपंथ के समर्थन में हेरफेर करने के लिए यथास्थिति बनाए रखते हुए अमीर और बड़े व्यवसाय के खिलाफ प्रतीत होती थी। हालांकि समय के साथ गांधी को भारत के दक्षिणपंथी और प्रतिक्रियावादी राजनीतिक तत्वों के संकट के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन उनकी नीतियों के प्रति वामपंथी विरोध उभर कर सामने आया। 1969 की शुरुआत में ही आलोचकों ने उन पर जिद और मक्कारी का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। इंडियन लिबर्टेरियन ने लिखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी से अधिक मैकियावेलियन वामपंथी को ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ एक सौम्य, आकर्षक और चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में मैकियावेली अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में है। जे बार्कले रोसर जूनियर ने लिखा है कि कुछ लोगों ने 1975 में आपातकालीन शासन की घोषणा को गांधी की नीति के दाईं ओर बदलाव के खिलाफ वामपंथी असंतोष को दबाने के एक कदम के रूप में भी देखा है। 1980 के दशक में आर्थिक सुधार के प्रयास ऑपरेशन फॉरवर्ड की शुरुआत के बाद गांधी पर समाजवाद को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। फिर भी अन्य लोग गांधी की ईमानदारी और समाजवाद के प्रति समर्पण के प्रति अधिक आश्वस्त थे। पंकज वोहरा ने कहा कि यहां तक कि दिवंगत प्रधानमंत्री के आलोचक भी स्वीकार करेंगे कि उनके कार्यकाल के दौरान सामाजिक महत्व के अधिकतम कानून लाए गए थे, और वह लाखों भारतीयों के दिलों में रहती हैं जिन्होंने इसके लिए अपनी चिंता साझा की थी। गरीब और कमजोर वर्ग और जिन्होंने उनकी राजनीति का समर्थन किया,
गांधी पर जीवनी संबंधी कार्यों का सारांश देते हुए ब्लेम आएस स्टाइनबर्ग ने निष्कर्ष निकाला कि वह निश्चित रूप से गैर वैचारिक थीं। कुल 330 जीवनी निष्कर्षों में से केवल 7.4% विचारधारा को उनकी नीतिगत पसंद का कारण मानते हैं। अमेरिकी दिग्गज राजनेता हेनरी ए किसिंजर ने इंदिरा गांधी को लौह महिला बताया था। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाने के बाद राष्ट्रपति वीवी गिरि ने गांधी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 2011 में बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान, विदेशी नागरिकों के लिए बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए गांधी को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। गांधी की मुख्य विरासत पाकिस्तान को हराने और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र बांग्लादेश में बदलने के अमेरिकी दबाव के सामने मजबूती से खड़े रहना था। वो भारत को परमाणु हथियार वाले देशों के समूह में शामिल करने के लिए भी जिम्मेदार थीं। भारत आधिकारिक तौर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने भारतीय विदेश नीति को सोवियत गुट की ओर झुका दिया। 1999 में बीबीसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में गांधी को वुमन ऑफ द मिलेनियम नामित किया गया था। 2012 में उन्हें आउटलुक इंडिया के महानतम भारतीय सर्वेक्षण में 7वें स्थान पर रखा गया था। दशकों तक भारतीय राजनीति में सबसे आगे रहने के कारण गांधी ने भारतीय राजनीति पर एक शक्तिशाली लेकिन विवादास्पद विरासत छोड़ी। उनके शासन की मुख्य विरासत कांग्रेस पार्टी में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को नष्ट करना था। उनके आलोचक उन पर राज्य के मुख्यमंत्रियों को कमजोर करने और इस तरह संघीय ढांचे को कमजोर करने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने और अपने सचिवालय और अपने बेटों को सत्ता सौंपकर अपने मंत्रिमंडल को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। गांधी भारतीय राजनीति और भारत की संस्थाओं में भाई भतीजावाद की संस्कृति को बढ़ावा देने से भी जुड़े हुए हैं। वो लगभग अकेले ही आपातकाल के दौर और भारतीय लोकतंत्र के उस काले दौर से जुड़ी हैं जो इससे जुड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी एक व्यापक चर्च थी। हालांकि आपातकाल के दौरान यह इंदिरा गांधी के परिवार द्वारा नियंत्रित एक पारिवारिक फर्म में तब्दील होने लगी। ये परिवार के प्रति दास्ता और चाटुकारिता की विशेषता थी जो बाद में गांधी परिवार के सदस्यों के सत्ता में आने के वंशानुगत उत्तराधिकार में बदल गई। उनकी असुरक्षा की भावना के कारण कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक भारत सरकार के सभी हिस्सों में व्यवस्थित भ्रष्टाचार उनकी विरासतों में से एक माना जाता है। आपातकाल के दौरान अपनाया गया भारत के संविधान का 42वां संशोधन भी उनकी विरासत का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि न्यायिक चुनौतियों और गैर कांग्रेसी सरकारों ने संशोधन को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन संशोधन अभी भी कायम है। हालांकि मारुति उद्योग कंपनी की स्थापना सबसे पहले गांधी के बेटे संजय ने की थी, लेकिन यह इंदिरा के अधीन था कि तत्कालीन राष्ट्रीयकृत कंपनी प्रमुखता में आई। वो भारत की प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला बनी हुई हैं। 2020 में गांधी को टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में नामित किया गया था जिन्होंने पिछली शताब्दी को परिभाषित किया था। शक्ति स्थल, जिसका नाम शाब्दिक अर्थ शक्ति का स्थान है, उनके लिए एक स्मारक है।